हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है डिमांड, मांग, जिसको हिंदी में हम मांग कहते हैं। यहाँ पर हम इसका मीनिंग, कॉन्सेप्ट, टाइप्स यानी कि अर्थ, अवधारणा, प्रकार को समझेंगे। ये टॉपिक हिंदी अंग्रेजी यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है। इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा और नोट्स बनाते रहिए। और कमेंट बॉक्स में कोई क्वेरी हो तो वहाँ पर कमेंट आप करके पूछ सकते हैं। और फटाफट से ये वीडियो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं टॉपिक हमारा डिमांड, मांग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं मांग के मीनिंग का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड, यानी कि मांग का क्या अर्थ है। तो शुरू करते हैं। मांग कहीं ना कहीं क्वालिटी, क्वांटिटी दोनों से रिलेट करती है। तो शुरू करते हैं। द इफेक्टिव डिमांड फॉर अ थिंग डिपेंड्स ऑन डिजायर, मीन्स टू परचेज एंड ऑन विलिंगनेस टू यूज दोज मीन्स फॉर दैट पर्पस। यानी कि किसी वस्तु का प्रभावी मांग कब हो सकती है, जब उसकी इच्छा, खरीदने के साधन और उस खरीद के लिए उन साधनों का उपयोग इच्छा पर निर्भर करता है। तो ये चीजें वहां पे होनी चाहिए। डिमांड इज द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स दैट कैप्चर्स द कंज्यूमर डिजायर टू बाई द प्रोडक्ट और सर्विस। यानी कि मांग अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है जो उपभोक्ता के उत्पाद या सेवा खरीदने की इच्छा को दर्शाता है। कभी कोई उत्पाद या वस्तु खरीदनी है तो उसकी जो इच्छा है उसके अंदर उसको दर्शाता है। तो ये कहीं ना कहीं मांग की गणना उस कीमत के रूप में भी की जा सकती है उपभोक्ता उत्पाद और सेवाओं के लिए जो चुकाने के लिए तैयार है। यानी कि हम अगर इसका कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो जो कंज्यूमर है वो किसी भी वस्तु को कितना पे करने के लिए तैयार है। तो इसको भी हम डिमांड के अंतर्गत रखते हैं। वी कीप all factors constant, the demand should go up as the prices go down। हम ये देखते हैं अन्य सभी कारकों को अगर हम स्थिर रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, तो कीमतों में गिरावट के साथ मांग बढ़नी चाहिए और कीमतों में वृद्धि के साथ मांग कम होनी चाहिए। अपोजिट डायरेक्शन है। कीमत बढ़ जाती है तो मांग घटनी चाहिए, और कीमत घट जाती है तो मांग बढ़नी चाहिए। Demand is the number of goods that the customer are ready and able to buy at several prices during a given time frame। मांग उन वस्तुओं की संख्या है जिन्हें ग्राहक किसी निश्चित समय सीमा के दौरान कई कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार है, सक्षम है। और कीमत और मांग की गई जो मात्रा है उसके बीच के संबंध को मांग वक्र के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि डिमांड कर्व के रूप में भी हम उसको जान सकते हैं। इनके बीच में जो रिलेशनशिप है क्वांटिटी और प्राइस के बीच में, उसको हम डिमांड कर्व के रूप में भी जान सकते हैं। तो अब बात करते हैं ज्यादा कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, मांग की अवधारणा। तो मांग की अवधारणा क्या है? द कॉन्सेप्ट डिमांड refers to the quantity of a goods or service that consumers are willing and able to purchase at a various prices during a period of time। मांग की अवधारणा का तात्पर्य है किसी वस्तु या सेवा की उस मात्रा से है जिसे उपभोक्ता किसी निश्चित समय अवधि में विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए इच्छुक है, सक्षम है। यानी कि वो उस वस्तु को किसी भी कीमत पर अगर बदलाव होते हैं तो उन पर भी वो खरीद रहा है, तो वो उसकी डिमांड वस्तु की बनी हुई है। अगर शॉर्ट में हम बात करें तो डिमांड वी मीन द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ गिवन कमोडिटी और सर्विस विच कंज्यूमर्स वुड बाई इन वन मार्केट गिवन पीरियड ऑफ टाइम at various prices or at various incomes, various prices of related goods। ये सब चीजें इसमें संक्षेप में अगर हम बात करते हैं तो किसी निश्चित वस्तु
कोई भी वस्तु हो सकती है या सेवा हो सकती है, विभिन्न मात्राओं से है, उसकी विभिन्न मात्राओं से कितनी भी मात्रा में वो परचेज कर सकते हैं, जिसे उपभोक्ता किसी निश्चित समय अवधि में एक बाजार में विभिन्न कीमतों पर, किसी कोई बाजार है उसमें विभिन्न जो कीमत है उस पर विभिन्न आय पर, उसकी आय जो है या संबंधित वस्तु की विभिन्न कीमतों पर खरीदेंगे, उससे संबंधित है। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड, मांग के प्रकार। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा, कमेंट में कमेंट करना ना भूलिए अगर समझ में नहीं आए, कहीं भी कोई भी टॉपिक कोई भी क्वेरी हो वहीं आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। द 4 essential elements of demand are quantity of the commodity। 4 एलिमेंट्स हैं, पहला है क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी यानी कि जो वस्तु है उसकी मात्रा, विलिंगनेस ऑफ अ कंज्यूमर टू परचेज, विलिंगनेस जो हमने पहले बताया था, क्वांटिटी और विलिंगनेस, विलिंगनेस यानी कि जो वस्तु को खरीदने की इच्छा है उपभोक्ता के अंदर, द कमोडिटी, द टाइम पीरियड समय अवधि, प्राइस ऑफ द कमोडिटी मतलब प्राइस भी रिलेट करता है, यानी कि 4 तत्व हैं, वस्तु की मात्रा, उपभोक्ता वस्तु की खरीदने की इच्छा और समय अवधि और प्रत्येक मात्रा स्तर पर वस्तु की कीमत। तो आगे बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारा, अगर हम बात करें डिमांड के लिए तो प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है, डिमांड के लिए प्राइस इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट है। इनकम, भाई इनकम, जितनी इनकम लेवल के लिए हम बना रहे हैं प्रोडक्ट, उस लेवल के लोग उसको खरीद पाएंगे नहीं। प्राइस, रिलेटेड गुड्स जो भी है, टेस्ट, प्रेफरेंस, भाई इच्छा है कंज्यूमर की, क्या टेस्ट है, क्या अच्छा है, क्या उसकी प्रेफरेंस है, रुचि है, वो सब चीजें हमको देखनी रहेंगी। तो अदर फैक्टर्स लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, पॉपुलेशन ग्रोथ वगैरह, ये सब चीजें इसमें आ जाएंगी। अब बात करते हैं, अगला जो डिमांड है हमारी वो है मार्केट एंड इंडिविजुअल डिमांड, बाजार या व्यक्तिगत मांग। क्या होती है? द इंडिविजुअल डिमांड इज डिफाइंड एज द डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर। यहां व्यक्तिगत मांग को एक व्यक्तिगत उपभोक्ता द्वारा उत्पादों या सेवाओं की मांग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, यानी कि व्यक्तिगत उपभोक्ता द्वारा कोई मांग, किसी वस्तु को मांगा जा रहा है, उसको उसके रूप में हम इसको बोल सकते हैं। द मार्केट डिमांड कैन बी डिफाइंड एज द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट मेड बाय अ बंच ऑफ कंज्यूमर हु बाय दैट प्रोडक्ट। यहां बाजार की मांग को उपभोक्ता के एक समूह के द्वारा किसी किए गए उत्पाद की मांग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, तो वो बाजार मांग के अंतर्गत हम उसको कह सकते हैं। Therefore, it is a collective demand। हम इसको क्या कह सकते हैं? एक कलेक्टिव, सामूहिक मांग भी बोल सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो मार्केट डिमांड को हम सामूहिक डिमांड भी कह सकते हैं। अगली है, नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट डिमांड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष मांग। डायरेक्ट डिमांड इज द डिमांड फॉर अ फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स जो होते हैं हमारे फूड्स, क्लॉथिंग, खाना वगैरह जो भी है, सेल फोन आर एग्जाम्पल ऑफ दिस, इसके लिए एग्जाम्पल है। प्रत्यक्ष मांग अंतिम वस्तु की मांग है, भोजन, कपड़े, सेल फोन इसके उदाहरण है। ये स्वायत्त मांग भी कह सकते हैं, इसको हम ऑटोनोमस डिमांड भी बोल सकते हैं। तो कहीं कहीं ऑटोनोमस डिमांड पूछा जाता है, तो वो यही प्रत्यक्ष मांग को ही ऑटोनोमस डिमांड भी हम बोलते हैं। तो डायरेक्ट डिमांड, व्युत्पन्न मांग। डायरेक्ट डिमांड इज डिफाइंड व्हेन द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आर रिलेटेड टू द डिमांड फॉर अदर प्रोडक्ट्स, यानी कि हम इसको व्युत्पन्न मांग कहते हैं। उसको परिभाषित कैसे कर सकते हैं? जब निर्मित माल अन्य उत्पादों के माल से संबंधित होता है, यानी कि जो भी माल हमने निर्माण किया है, जैसे बात करते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल हमने दिया है सिल्क यॉर्न। द डिमांड फॉर द सिल्क यॉर्न इज द रिजल्ट डिमांड फॉर द सिल्क क्लॉथ। हमने बताया रेशम के धागे की मांग रेशम के कपड़े की मांग का परिणाम है। अगर रेशम के कपड़े की मांग होगी तो हमें उसके साथ साथ रेशम के धागे की मांग होगी, है। हालांकि किसी उत्पाद की मांग स्वतंत्र होने पर माल प्रत्यक्ष रूप से
मांग को परिभाषित किया जा सकता है। सूती कपड़े की मांग स्वायत्त मानी जाएगी, हैं? द काइंड ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच डिपेंड्स ऑन द डिमांड फॉर अदर गुड्स। यहाँ और क्लियर कर दिया हमने यहाँ पे कि किसी वस्तु की मांग वह प्रकार जो अन्य वस्तु की मांग पर निर्भर करता है, किसी दूसरी वस्तु की मांग पर निर्भर करता है। अगर उसकी मांग होगी तो उस वस्तु की भी मांग होगी। एग्जाम्पल और एक दूसरा एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। डिमांड फॉर द वर्कर्स लेबर प्रोड्यूसिंग बैग्स इज डिराइव्ड डिमांड एज इट डिपेंड्स ऑन द डिमांड फॉर बैग्स। बैग बनाए जाते हैं तो बैग बनाने वाले श्रमिक जो हैं, जो बैग बनाते हैं, उनकी मांग कब होगी? व्युत्पन्न मांग है, क्योंकि यह बैग के मांग पर निर्भर है। अगर बैग की मांग आएगी तो उन मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए उनकी भी मांग आएगी। तो ये कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। तो इसको हम कह सकते हैं क्या? डिराइव्ड डिमांड, व्युत्पन्न डिमांड। नेक्स्ट डिमांड है हमारी प्राइस डिमांड, मूल्य मांग। The price demand refers to the numbers of goods and services an individual is eager to buy at a given price. मूल्य मांग से तात्पर्य उन वस्तुओं और सेवाओं की संख्या से है जिन्हें कोई व्यक्ति किसी निश्चित मूल्य पर खरीदने के लिए उत्सुक है, ईगर है? किसी निश्चित मूल्य पर अगर कोई वस्तु आप खरीदना चाहते हैं तो मूल्य मांग हो गया। Assuming other factors as constant, a relationship between the price and the demand of commodity is known as price demand. अन्य कारकों को स्थिर मानते हुए किसी वस्तु की कीमत और मांग के बीच के संबंध को मूल मांग कहते हैं। यानी हर एक अन्य कारक जो भी हैं उनको हम स्थिर मान लेंगे, केवल वस्तु की कीमत और मांग के बीच में संबंध अगर हम करते हैं तो उसको हम कहते हैं मूल्य मांग। नेक्स्ट अपना हमारा डिमांड है इनकम डिमांड, आय की मांग। द इनकम डिमांड मीन्स द ईगरनेस ऑफ अ पर्सन टू बाय अ डेफिनेट क्वांटिटी एट अ गिवन इनकम लेवल। आय की मांग का अर्थ है किसी व्यक्ति की किसी दिए गए आय स्तर पर एक निश्चित मात्रा में खरीदने की उत्सुकता। जैसा कि हमने एक एग्जाम्पल भी दिया था भाई, जितनी आय समूह, जिस आय समूह के लिए हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो उस आय समूह के जिसकी उनकी जितनी इनकम है वो उस इनकम के आधार पर ही उसे परचेज कर पाएंगे। जैसे पार्ले जी बिस्कुट गरीब से गरीब के लिए भी बनाते हैं पार्ले जी, और अमीर से अमीर के लिए भी। तो ये लोअर एवरेज हर लेवल के लिए अलग अलग प्राइस पर है। तो डिमांड हर लेवल की अलग अलग होती है। तो हम कह सकते हैं आय के आधार पर अगर इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स से कस्टमर चेंज हो जाता है, मूव कर जाता है, और इनकम घटती है तो इंफीरियर गुड्स पर मूव कर जाता है। ये ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। Assuming other factors as constant, a relationship between a consumer's income and quantity demanded for a commodity is known as income demand. यानी कि अन्य कारक को हम स्थिर मान लेंगे और उपभोक्ता की आय और किसी वस्तु की मांग की मात्रा के बीच के संबंध को हम क्या बोलेंगे? मांग के रूप में, यानी कि आय मांग के रूप में उसको हम बोलेंगे। नेक्स्ट हमारी क्रॉस डिमांड, आड़ी मांग या क्रॉस डिमांड। This is one of the important types of demand where the demand of product is not subjected to its own price but the price of other similar products is known as cross demand. यह एक महत्वपूर्ण प्रकार है, मांग में से एक है, जहां किसी उत्पाद की मांग अपनी कीमत के अधीन नहीं होती है, वो अपनी कीमत के अधीन नहीं होती, लेकिन अन्य सामान के उत्पाद की कीमत को क्रॉस डिमांड के रूप में जाना जा सकता है। अब आती है कंपोजिट डिमांड, समग्र डिमांड। समग्र डिमांड क्या होती है भाई? व्हेन अ कमोडिटी कैन बी यूज्ड फॉर अ मोर देन वन पर्पस, यानी किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी उत्पाद का, किसी वस्तु का एक से अधिक प्रयोग है, उपयोग है, तो वहां उसको हम समग्र मांग कहेंगे।
वहां उसको हम समग्र मांग कहेंगे। जहां भी आपको फटाफट पॉज कर कर करके आप अपने नोट्स तैयार करते चलिएगा और लाइक जरूर करिएगा फटाफट। तो समग्र मांग हम कह सकते हैं समग्र मांग जहां एक से अधिक है। जैसे एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं, किसका, पानी का ले लिया, लकड़ी का ले लिया। जैसे पानी है, पानी के बहुत सारे एक समग्र मांग हो गए। पानी का हम पीने के लिए भी प्रयोग करते हैं, खाना बनाने के लिए भी प्रयोग करते हैं, अदर प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी करते हैं। तो सब जगह से पानी की डिमांड है, हैं? तो समग्र मांग हो गई, समग्र मांग हो गई। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं? तो जब किसी भी प्रोडक्ट की कई जगह से उपयोग होते हैं उसके, तो वहां समग्र मांग होती है। लास्ट है हमारा ज्वाइंट डिमांड, संयुक्त मांग। व्हेन डिमांड फॉर 2 or more goods arises, मतलब जब 2 या 2 से अधिक वस्तुओं की मांग उपभोक्ता की किसी विशेष कमी को पूरा करने के लिए एक साथ उत्पन्न हो जाती है, तो इस प्रकार की मांग को संयुक्त मांग कहते हैं। 2 या 2 से अधिक वस्तु की मांग उपभोक्ता की किसी विशेष कमी को पूरा करने के लिए एक साथ आ जाती है, तो वो अब हम कैसे करते हैं। एग्जाम्पल हमने दिया यहाँ पे, द डिमांड फॉर द मिल्क, दूध की डिमांड, कॉफी बीन्स एंड शुगर इज ज्वाइंट। हम कह सकते हैं कि यहां पे अगर दूध, कॉफी बीन्स और चीनी की मांग एक संयुक्त मांग है? अगर कॉफी बनानी है तो कॉफी के साथ साथ आपको चीनी भी खरीदनी है, आपको दूध भी खरीदना होगा, है ना, कॉफी भी खरीदनी होगी, तब आपकी कॉफी तैयार होगी। तो एक तरीके से ये कैसी मांग हो गई, संयुक्त मांग, ज्वाइंट डिमांड। कैसी डिमांड हो गई, ज्वाइंट डिमांड। तो क्योंकि इन सभी सामानों को मांग एक साथ कॉफी तैयार करने के लिए की जा रही है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। वॉच आपने अच्छे से किया, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ज्यादा से ज्यादा। ऑल द बेस्ट।